ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाती हैं। सो चैप्टर नंबर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा था। इस चैप्टर में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस तरह से किया जाना है। सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पेज से। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझने हैं वो इसी पेज पर हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की। दो तरह के एंगल्स बनते हुए दिखाई देंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। अब सबसे पहला एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या होता है इसको एग्जांपल से समझा देता हूं। भाई जब भी एंगल बनेगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो एक लाइन होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी होगी हमारी लाइन ऑफ साइट, उसके बीच में एंगल बनता है। अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ एलिवेशन की, सबसे पहले देखो मान लो हमारा ये एक पर्सन है, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है। ये स्टूडेंट है तो इसकी स्टूडेंट की जो आईज है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। लिख देता हूं, जो भी पर्सन होगा उसकी आईज जहां पर भी होंगी वहां पर होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। लेटी हुई लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस तरह से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है। अब ये जिस तरफ देख रहा है ना, जिस चीज को देख रहा है उस तरफ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। यहां पर ये जो भी पर्सन है, स्टूडेंट है, ये इस पतंग को देख रहा है तो मैं क्या करता हूं, इस तरह से इसकी आईज से एक लाइन, जो भी हमारी ये काइट है, पतंग है, इसकी तरफ ड्रॉ कर देता हूं। जो भी हमने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की है इसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट। लिख देता हूं इसको भी। ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। जो यहां पर एंगल बन रहा है उस एंगल को कहा जाएगा गाइस एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मान लो यहां पर हमारा कोई एंगल बनता है, इसी एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर ध्यान से समझना है और डिटेल में तो अगर हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता हुआ जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत सिंपल वे में हमने इसको समझा, यही पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं। द एंगल अबव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट में दिया है फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो भी हमारी यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो भी हमारी यहां पर लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच में बनने वाला ये एंगल हमारा होता है। बहुत एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है इजीली। अब बात करेंगे दूसरे एंगल की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इसको ध्यान से समझ लेना, इससे रिलेटेड एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। अब मान लो यहां पर एक बिल्डिंग है, ये एक पर्सन बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पर होगी, मैंने कैसे बताया था, हॉरिजॉन्टल होती है हमेशा आईज से इस तरह से लेटी हुई लाइन होती है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड वाले केस में, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर थी, सेकंड वाले केस में ये हो गई है। जो भी आईज हैं उसके यहां पर हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद बात करेंगे साइट ऑफ व्यू की, लाइन ऑफ साइट की, ठीक है। लाइन ऑफ साइट में क्या होता है, ये किस तरफ देख रहा है, किसी प्रोडक्ट को, किसी थिंग को ये देख रहा होगा, उसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। मान लो यहां पर ये बिल्डिंग के ऊपर से इस फुटबॉल को देख रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, फुटबॉल की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी यहां पर क्या, लाइन ऑफ साइट। लिख देता हूं, ये हो गई यहां पर लाइन ऑफ साइट। बहुत सिंपल वे में ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल, नीचे वाली लाइन ऑफ साइट, जो बीच में एंगल बन रहा है यहां पर, इस एंगल को क्या कहा जाएगा, इस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो भी यहां पर हमारा एंगल बना है हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है, द एंगल बिलो हॉरिजॉन्टल। जो भी हमारी यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे नीचे की तरफ बनने वाला होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल सा पॉइंट है। और जो भी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही बनता है।
अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमें क्या करना होगा गाइज, जो भी हमारी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग से यहां पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप यहां पर देखो, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। कैसे पता करेंगे? आसान तरीका बता दूं मैं आपको। मान लो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी यहां पर बना है, ये हमारा एंगल ए है, इसकी वैल्यू ए है। तो जो भी हमारा यहां पर एंगल बनेगा, जो भी बिल्डिंग के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये भी हमारा एंगल ए हो जाएगा। दोनों एंगल, एंगल ए ये है तो ये भी हमारा एंगल ए हो जाएगा। दोनों एंगल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रीजन आपने क्लास 9th में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। देखो, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर वाली भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हो जाती है हमारी पैरेलल्स। पैरेलल्स पर इस तरह से ट्रांसवर्सल आती है। तो जो भी हमारे यहां पर एंगल्स होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इनको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 में आपने ये सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उनका भी आपने ध्यान रखना है। उनको समझने के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अगर इजीली सोल्व करना चाहते हो तो जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 में ये टेबल दिया गया है। अब इस टेबल की कौन कौन सी वैल्यूज आपने याद करनी है वो भी बता देता हूं। साइन थीटा की सभी वैल्यूज पता होनी चाहिए, कोस थीटा की सभी वैल्यूज और टेन थीटा की सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर इनकी सभी वैल्यूज आपको पता है तो जो भी हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसके सभी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लोगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको पता होने चाहिए। कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? मैंने आपको बताया था ट्रिक के साथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब जो भी हमारा सबसे पहला है ये होता है साइन के लिए, उसके बाद होता है हमारा यहां पर कोस के लिए और लास्ट में होता है ये हमारा टेन के लिए। जो भी हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ साइन, कोस और टेन की जो हमारी वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। अब दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। सिंपल पॉइंट्स से समझा दूंगा कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। सो एग्जांपल्स के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर एक वाटर टैंक है जिसकी हाइट हमें 10 मीटर दी गई है। अब यहां पर सी पॉइंट पर कोई पर्सन है जो इसके टॉप को देख रहा है। हमें बताना है कि टैंक के बेस से ये पर्सन कितनी दूरी पर है, या फिर लाइन ऑफ साइट यानी कि इस पर्सन से जो टॉप है टंकी का वो कितनी दूरी पर है। ये दो चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, यानी कि बी सी और ए सी की लेंथ हमसे फाइंड करने को पूछा जा सकता है। कैसे करेंगे भाई? ये वाला मंत्र जो दिया है ये वाला तो आपको याद ही रखना है। इसके अलावा क्या चीजें हैं वो समझो। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, बी सी फाइंड करते हैं। बी सी फाइंड करने के लिए क्या करें, हमें दिया गया है परपेंडिकुलर, हमें यहां पर बेस फाइंड करना है। बेस यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है ट्राइंगल का, नीचे वाली लेंथ बी सी फाइंड करनी है। अब हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें ऐसे रेशियो को सेलेक्ट करना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। अब देखो तीसरे वाला रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसका होता है भाई? टेन थीटा का होता है ये। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टेन थीटा इक्वल्स टू में होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। जो एंगल यहां पर बन रहा है, इस एंगल, ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। नीचे पर्सन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ एंगल जो बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वैल्यूज जस्ट हमें पुट करनी है। सबसे पहले हमारा 10 एज इट इज आ जाएगा, थीटा की जगह पर आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर कितना है भाई? देख सकते हो हमें 10 दिया गया है तो यहां पर आ जाएगा भाई हमारा 10। उसके बाद बेस कितना है भाई? बेस हमें फाइंड करना है जो कि यहां पर है बी से सी पॉइंट तक। तो बेस की जो हम वैल्यू है वो लिखेंगे बी सी। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 10 30 की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। 10 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देख सकते हो ये होती है
है 1/√3 इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 10/में बी सी। जो भी हमारी वैल्यूज हैं, फ्रैक्शंस हैं, बीच में इक्वल्स का साइन है तो हम क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी ही रहेगा इक्वल्स टू में जो भी हमारा √3 है इसको 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3। इस तरह से हम बी सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे बोल दिया जाए कि भाई ए सी की वैल्यू भी बताओ तो भी फाइंड की जा सकती है। एक लाइन यहां पर मैं आपके लिए लगा देता हूं। देखो यहां पर हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर दिया है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाला जो फ्रैक्शन है ना उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। ये फ्रैक्शन किसका होता है भाई, साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। वैल्यू पुट करेंगे भाई, साइन थीटा जो है, साइन थीटा की जगह पर एंगल आ जाएगा हमारा यहां पर 30 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर कितना है हमारा 10 है, परपेंडिकुलर की जगह पर 10 पुट कर देंगे और जो भी हमारा यहां पर हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ए सी हो जाएगी, तो उसकी जगह पर ए सी लिख देंगे। अब आप मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखे बिना कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके बताओ वीडियो को यहीं रोक कर। साइन 30 की वैल्यू मैं आपके लिए लिख देता हूं, अगर आपने कमेंट नहीं किया होगा अभी तक तो गुस्सा हो जाऊंगा मैं। चलो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल्स टू में हमारा 10 ए सी एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए सी को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आ जाएगा इक्वल्स टू में 2 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है तो जो भी एक साइड हमें दी गई है किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल की, बची हुई दो साइड कैसे फाइंड करनी है इजीली यहां पर एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक एग्जांपल और लेंगे नेक्स्ट पेज पर एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। सो मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब एक एग्जांपल है एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड। मान लो कोई पर्सन है वो गुस्सा होकर इस टंकी पे ही ऊपर चला गया है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। अब वो नीचे की तरफ पॉइंट ए पर देख रहा है, किसी और पर्सन को देख रहा है। हमसे पूछा जाता है कि भाई वो कितनी दूरी पर, लाइन ऑफ साइट की लेंथ कितनी है ये पूछा जा सकता है, या फिर जो फुट ऑफ टावर है उससे ही से ए पॉइंट की दूरी कितनी है ये हमसे पूछा जा सकता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 45 डिग्री का है, 30, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री एंगल ज्यादातर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो जो भी हमारा यहां पर एंगल 45 बना है तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री का ही एंगल हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं। अब हमसे क्या पूछता है कि भाई ए बी बता दो। ए बी के लिए क्या करूं, मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस मुझको फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा टेन थीटा का यूज करूंगा। भाई टेन थीटा इक्वल्स टू में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 हमारा एज इट इज आ जाएगा, थीटा की जगह पर एंगल 45 रख देंगे इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर कितना है 10 है तो भाई यहां पर 10 आ जाएगा, अपॉन में बेस कितना है यहां पर ए बी है तो मैं यहां पर ए बी लिख दूंगा। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बिना देखे आप बता सकते हो 1 हो जाएगी इक्वल्स टू में हमारा यहां पर 10 अपॉन में ए बी आ जाएगा। आप यहां पर देखो ए बी कैसे है, यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ए बी को 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ए बी हो जाएगा इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर मेरा 10 है। जो भी यहां पर ए बी की वैल्यू है ए से बी पॉइंट की ये हमें मिल जाती है 10 यूनिट्स। सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो अगर हमें सेंटीमीटर में गिवन होगी। मान लो यहां पर हमें ये मीटर में दिया गया है तो हम लिखेंगे मीटर में, ये 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दी होती तो हम सेंटीमीटर में उसको लिख देते। बात करेंगे यहां पर सी पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी कितनी है, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए इसको भी आसानी से फाइंड किया जा सकता है। भाई मैं क्या करूं, मेरे पास परपेंडिकुलर है और मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। जो भी यहां पर मेरा थीटा है इसकी जगह पर मैं क्या रखूंगा साइन थीटा की जगह पर 45 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर मेरे पास यहां पर 10 है तो यहां पर 10 अपॉन में हाइपोटेनियस मुझे यहां पर फाइंड करनी है जो कि ए सी है तो यहां पर ए सी आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल का फिर से यहां पर काम आ जाता है, बार बार जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। तो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन में √2 इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 10 अपॉन में
ए सी। यहां पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर ए सी को 1 में मल्टीप्लाई करने पर ए सी, 10 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2 मीटर। जो भी हमारी वैल्यूज थी, एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो जो भी हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं इनसे अलग ना तो बुक में कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ना ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। बहुत इजी सी एक्सरसाइज लगेगी जब आप प्रैक्टिस इसकी करते जाओगे। उम्मीद करता हूं सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी क्लास 10th की मैथ और साइंस की एजुकेशनल वीडियोस हैं इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज को हमने सोल्व किया है। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।